चालू करें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि मध्य पाषाण काल में, है ना, पहला क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष मिला है कहाँ से? आदमगढ़ और महदा। नहीं, ये है 2 और 3, महदहा और सराय नाहरडाय से। कहाँ से? महदहा और सराय नाहरडाय से। देखिए आपको मैप में, देखिए हम लोग के समय में ऐसे कोई बता नहीं रहा था मैप। देखिए मैप को समझना जरूरी है। ये देखिए हमारा कौन सा, ये गंगा नदी है। कौन सा नदी है? ये गंगा नदी है। और यहाँ से यमुना नदी इसमें मिलती है ना। ये देखेंगे तो आप गंगा नदी है और यहीं से यमुना नदी इसमें मिलती है। तो ये 2 स्थल जो है महदहा और सराय नाहरडाय, ये आपको महदहा हो गया और ये आपको सराय नाहरडाय हो गया। इसे क्या कहते हैं? महदहा। और ये है सराय नाहरडाय। सराय नाहरडाय, सराय नाहरडाय। एक स्थल यही पे देख रहे हैं आपकी चौपानी मांडो, है ना। क्या है? चौपानी मांडो। ये है, यहाँ पे चौपानी मांडो। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो। इसमें और भी स्थल दिखाया गया, जैसे आदमगढ़ और बागो, आदमगढ़, है ना। यहाँ पे देखिए ये पोजीशन है आदमगढ़ का। और ये है बागोड़। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से मिला है? ये मिला है महदहा और सराय नाहरडाय से। महदहा और सराय नाहरडाय से। और देखिए जैसे महदहा हुआ, सराय नाहरडाय हुआ, चौपानी मांडो हुआ, ये मैप से आपको समझ में आ रहा है ये किस क्षेत्र का प्रदेश है? किस क्षेत्र में? ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। ये आदमगढ़ आपको देखने से समझ में आ रहा है ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र आ रहा है। आदमगढ़ देखने से समझ में आ रहा है कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का। एक बागोड़ क्षेत्र है, ये कहाँ पे है? राजस्थान में देखने से समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि महदहा सराय नाहरडाय से हमें क्या मिला? मानव कंकाल के अवशेष मिले, यानी अस्थिपंजर मिले। और आदमगढ़ और बागोड़ से क्या मिला हमको? पशुपालन का साक्ष्य मिला, है ना। क्वेश्चन पूछता है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आदमगढ़ और बागोड़ से मिला है। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और बागोड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। देखिए सराय नाहरडाय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सराय नाहरडाय बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या मिला? हड्डी और पत्थर के उपकरण मिले। क्या मिले हैं? हड्डी और पत्थर के उपकरण, प्लस एक ही पंक्ति में 3 समाधान मिले। एक ही पंक्ति में 3 समाधान में, यानी हड्डी के उपकरण प्लस एक ही पंक्ति में 3 समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सराय नाहरडाय से मिले हैं। चौपानी मांडो से क्या मिला है? चूल्हा मिला है, चक्की मिला है और मसूली मिला है ना। इससे यह पता चलता है कि यहाँ आवास का साक्ष्य प्राप्त था। यहाँ आवास, लोग यहाँ पे आवासीय जीवन व्यतीत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या है। अच्छा, मध्य पाषाण काल का खोज कौन किया था? मध्य पाषाण काल का खोज, यानी यहाँ से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसको कौन खोजा? इसको कार्लाइल ने सबसे पहले खोजा। कौन? कार्लाइल ने। मध्य पाषाण की खोज किसने की? कार्लाइल। मध्य पाषाण खोज किसने की? कार्लाइल ने की है। कब? 1867 में। कार्लाइल ने कब? 1867 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा किस साहित्यिक रचना में मिलती है? यह है शतपथ ब्राह्मण। किसमें है? शतपथ ब्राह्मण। किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? नहीं, गलत बोल रहे हैं, ये यजुर्वेद का है। देखिए ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वैदिक संहिता
वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए, है ना, सरल ढंग से जो ग्रंथ की रचना गद्य रूप में की गई है वो ये ब्राह्मण ग्रंथ है ना। ब्राह्मण, ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, और इसके विषयों को बताने वाला ग्रंथ क्या कहलाता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। और ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है यह वेद, हमारे पास जो वेद हैं उसके लिए इसका निर्माण हुआ। तो वेद को जानने के लिए, समझने के लिए, उसकी व्याख्या के लिए आसान ढंग से ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया है ना। ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद, ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद का कौन सा है? यजुर्वेद का अब शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद का, अब जो आप बोल रहे हैं वो होगा सामवेद का पंचवीस, सामवेद का पंचवीस ब्राह्मण, और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण। यानी देखिए ऋग्वेद का दो ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन कौन सा? ऐतरेय और कौशितकी, है ना। और यजुर्वेद का दो ब्राह्मण, ऋग्वेद का दो ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद का भी दो ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद का है पंचवीस ब्राह्मण और अथर्ववेद का है गोपद ब्राह्मण। तो इसमें आपको कहा गया है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो यह है मित्र। अच्छा, सप्तांग सिद्धांत की चर्चा किसमें है? अर्थशास्त्र, है ना। मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए अर्थशास्त्र सबसे प्रमुख ग्रंथ है ना। अर्थशास्त्र इसको कह सकते हैं आप, मतलब विधि से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है। कितना? 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है ना। 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। अधिकरण मतलब क्या समझे? खंड है, ठीक है। 15 अधिकरण में क्या करें कि 15 अधिकरण में दो, जैसे 2 और 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अधिकरण में दो अधिकरण, 2 और 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे में क्या है? ये दूसरा अधिकरण में नागरिक प्रशासन की चर्चा है ना। अर्थशास्त्र के 15 अधिकरण में दूसरे में क्या है? नागरिक प्रशासन की चर्चा है ना। नागरिक प्रशासन की चर्चा है। और तीसरा में क्या है? सिविल और फौजदारी कानून की चर्चा है। क्या है? सिविल और फौजदारी कानून की चर्चा है। फौजदारी कानून की चर्चा। और 15 अधिकरण के 6ठे अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया गया है। किसमें? 6ठे में क्या बताया गया है? सप्तांग सिद्धांत के बारे में। किसमें? 6ठे अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया गया। सप्तांग सिद्धांत यानी 7 अंग बताया गया। कौन कौन? स्वामी हुआ, स्वामी, अमात्य, है ना। स्वामी है, अमात्य है, राष्ट्र है, दुर्ग है ना। विषय है, बल है, दुर्ग है, उसके बाद बल है, उसके बाद कोश है, उसके बाद मित्र है। क्या क्या? स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, है ना, दुर्ग, विषय, कोश और मित्र। विषय, बल, कोश और मित्र, ये है। तो कहने पर सप्तांग सिद्धांत की चर्चा अर्थशास्त्र की किसमें है? 6ठे अधिकरण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कन्हरी में, है ना। कन्हरी गुफा में बोधिसत्व के 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। अच्छा, कन्हरी गुफा कहाँ है? नहीं, महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब देखिए इसमें एलोरा बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोरा जो गुफा है हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है। एलोरा गुफा हिंदू, बौद्ध और जैन
तीनों से संबंधित है। एलोरा में देखिए कितना 34 गुफा है, टोटल 34 गुफा है। इसमें पहला 1 से 12, दूसरा 13 से 29 और 30 से 34। ये बौद्ध से, ये हिंदू धर्म से और ये जैन धर्म से संबंधित। यानी 34 गुफा में 1 से 12 का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। 13 से 29 का संबंध किससे है? हिंदू धर्म से। और 30 से 34 का संबंध किससे है? जैन धर्म से। और कनेरी गुफाओं को 29 चट्टानों को काट कर कनेरी गुफा का निर्माण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुप्त काल में व्यापारिक संगठन और उनके प्रतिनिधि का सही मिलान करना है ना। व्यापारिक संगठन और उनके प्रतिनिधियों का सही मिलान करना है। इस सार्थ व्यापारियों का समूह हो गया। सार्थ वाह क्या है? व्यापारिक प्रधान है। निगम क्या है? व्यापारिक समिति या संगठन है। निगम क्या है? व्यापारिक समिति या संगठन है। और श्रेष्ठी क्या है? निगम का प्रधान है। श्रेष्ठी क्या है? निगम प्रधान है। यानी आपको याद करना है, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन उठा के आपको एग्जाम में दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका कौन प्रधान होता है। ठीक है, तो इसीलिए फिर से हम बता दे रहे हैं। सार्थ किसका है? व्यापारियों का समूह है। सार्थ वाह क्या है? व्यापारिक प्रधान है। निगम क्या है? व्यापारिक समिति या संगठन का प्रधान। और एक बच रहा है श्रेष्ठी, यह है निगम प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मगध के परवर्ती गुप्त वंश के बारे में असत्य कथन का चयन करना। ध्यान रखिए, कौन सा असत्य कथन का चयन करना है। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक दामोदर गुप्त था। गलत, यह था कृष्णगुप्त था। कौन था? कृष्णगुप्त था। दामोदर गुप्त ने मोखरी शासक को पराजित किया? नहीं। किसने किया? कुमार गुप्त तृतीय ने मोखरी शासक को पराजित किया। क्या कर रहा है क्वेश्चन में देखिए। दामोदर गुप्त ने, ऑप्शन दूसरा में, दामोदर गुप्त ने मोखरी शासक को पराजित किया? नहीं, गलत है। क्या है? कुमार गुप्त तृतीय ने मोखरी शासक को पराजित किया। तीसरा पॉइंट कर रहा है कि मोखरी शासक ने दामोदर गुप्त को पराजित कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया। एकदम सही है। मोखरी शासक ने दामोदर गुप्त को पराजित कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया, ये सही है। यानी इसमें से असत्य कथन का चयन करना, 1 और 2 असत्य होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके समय में श्रीलंका के राजा ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की? यह है कुलोतुंग प्रथम के समय में। किसके समय में? कुलोतुंग प्रथम के समय में। अब देखिए, अच्छा, चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। और उसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर। ठीक है, विजयालय और तंजौर। अब देखिए, इसमें एक शासक है राजराज प्रथम। जब यह 985 ईस्वी में शासक बना राजराज प्रथम, और तो समझिए कि चोल काल का वास्तविक विकास इसी के समय से है। यानी प्रशासनिक विकास कीजिए, चोल काल का वास्तविक विकास कीजिए, कुछ भी कहिए, इसी के समय से, राजराज प्रथम के समय से ही आया। जब यह 985 ईस्वी में शासक बना, उसके बाद सबसे पहले इसने क्या किया? पांड्य पर और चेर पर आक्रमण किया, है ना। आप देखेंगे ये क्षेत्र, दिख रहा है? इस जगह पे हमारा चोल है। ये क्या है? इस जगह पे पांड्य है। क्या है? पांड्य। और इस साइड में क्या है? चेर। तो जब राजराज प्रथम शासक बना 985 ईस्वी में, उसके बाद उसका अभियान किस पर हुआ? पांड्य पर और चेर पर। पांड्य और चेर को जीतने के बाद उसने क्या किया कि श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर आक्रमण किया। कहाँ? ये श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर आक्रमण किया और आक्रमण कर उत्तरी क्षेत्र को विजित कर लिया। और इस क्षेत्र को आक्रमण कर उत्तरी क्षेत्र को विजित कर लिया, और ये जो क्षेत्र है इसको एक नया प्रांत बनाया। इस क्षेत्र को एक नया प्रांत बनाया। ठीक है, और उसका क्या नाम रखा? मुमंडी चोल मंडलम। इस प्रांत का क्या नाम रखा?
मुमंडी चोलमंडलम, मुमंडी चोलमंडलम नाम रखा। और इसने यहाँ की जो राजधानी थी अनुराधापुर, उसको चेंज कर दिया। उसके स्थान पे किसको बनाया राजधानी? पोलनरुवा को। किसको बनाया? पोलनरुवा को राजधानी बनाया। और फिर उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? पोलनरुवा का नाम बदलकर जयनाथ मंडलम। क्या कर दिया है? जयनाथ मंडलम। यानी अनुराधापुर जो राजधानी थी, राजधानी चेंज करके किसको बनाया? पोलनरुवा को। पोलनरुवा का क्या नाम रखा? जयनाथ मंडलम। अब इसके बाद देखिए दूसरा शासक है राजेंद्र प्रथम। ये 1012 ईस्वी में जब शासक बना था राजेंद्र प्रथम, तो कह रहा कि अभिलेखों से पता चलता है कि उसके 5वें वर्ष में यानी 1017 ईस्वी में इन्होंने पुनः श्रीलंका पर आक्रमण किया। कब किया? 17 में पुनः श्रीलंका पर आक्रमण किया। और वहाँ का जो शासक था महेंद्र पंचम, राजराज प्रथम के समय में भी यही शासक था महेंद्र पंचम, और इसके समय में भी यही शासक है महेंद्र पंचम। उसको कैद करके अपने साम्राज्य में ले आया। यानी अगर पूछेंगे श्रीलंका, संपूर्ण श्रीलंका को विजित करने वाला शासक कौन है? तो राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर लिया। और यहाँ के शासक महेंद्र पंचम को, है ना, कैद कर चोल साम्राज्य में लाया गया और उसे वहाँ कैदी के रूप में जीवन व्यतीत करना पड़ा। और 12 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई यहीं पर। ठीक है। और इसके बाद यहाँ के आक्रमण समाप्त करने के बाद पुनः ही क्या किया? पांड पर और चेर पर पुनः आक्रमण किया। श्रीलंका के आक्रमण करने के बाद, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने के बाद उनका आक्रमण कहाँ होता है? पांड पर और चेर पर होता है। और जब पांड और चेर को जीत लेता है तो पांड का गवर्नर अपना पुत्र, है ना, राजाधिराज को बनाता है। और अब इसके बाद इसका अभियान उत्तर भारत की ओर होता है। उत्तर भारत में, है ना, गंगा घाटी क्षेत्र में इसका अभियान होता है। इस समय उत्तर भारत में बंगाल साइड में पाल वंश का शासन है ना, पाल वंश का शासन है। यहाँ जीतने के उपलक्ष्य में क्या करते हैं कि एक राजधानी का निर्माण करते हैं। उसका क्या नाम रखते हैं? गंगई कोंड चोलपुरम। ये राजधानी यहाँ बनाते हैं। देखिए इस एरिया में राजधानी बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? गंगई कोंड चोलपुरम। गंगई कोंड चोलपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और एक उपाधि भी रखते हैं, गंगई कोंड चोल की उपाधि। कौन सा उपाधि? गंगई कोंड चोल की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सल्तनत काल में विशुद्ध न्याय मंत्रालय के प्रधान को क्या कहा जाता है? काजी उल कजात कहा जाता है। देखिए इस सल्तनत काल में न्याय मंत्रालय का प्रधान कौन है? विशुद्ध न्याय मंत्रालय का प्रधान काजी उल कजात। यानी ये जो पद था ये शुरू से ही, यानी दिल्ली सल्तनत जब से प्रारंभ होता है तब से ही काजी उल कजात का पद आता है। ठीक है। यानी पहले के दौर में ऐसा नहीं कि मामलुक काल या खिलजी काल, तुगलक काल में इसका अस्तित्व नहीं था। ये शुरू से ही ये काजी उल कजात, ये विशुद्ध न्याय मंत्रालय का स्थान है। तो विशुद्ध न्याय मंत्रालय का संबंध किससे है? मुस्लिम रियाया और गैर मुस्लिम रियाया दोनों से। मुस्लिम रियाया और गैर मुस्लिम रियाया दोनों से है। किसका संबंध? विशुद्ध न्याय मंत्रालय का संबंध। और इसी के प्रधान को क्या कहते हैं? काजी उल कजात कहते हैं। क्या कहते हैं? काजी उल कजात कहते हैं। अच्छा, इसमें किसके मामले, इसको आप समझ ले, यह केंद्रीय मंत्री है ना। अभी का जैसे मुख्य न्यायाधीश है, उस समय का यह मुख्य न्यायाधीश है। यानी केंद्र का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन है? काजी उल कजात है। इसका स्थान क्या है? सुल्तान के नीचे है। इसका स्थान कहाँ है? सुल्तान के नीचे है। काजी उल कजात की नियुक्ति होती है ना। इसका पदधारी का ट्रांसफर हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, डिमोशन हो सकता है। पद क्या है? वेतनिक है। अब वेतन कैसे दिया जाता है? नगद और इक्ता दोनों रूप में दिया जाता है ना। अब इसका कार्य क्या है काजी उल कजात का? मुस्लिम जनता के फौजदारी मामलों को देखना और हिंदू जनता के भी, मतलब गैर मुस्लिम जनता के फौजदारी मामलों को देखना। लेकिन टर्म यही है, मुस्लिम जनता और गैर मुस्लिम जनता दोनों के फौजदारी मामलों को देखेंगे। वो किससे? शरीयत के अनुसार, है ना। दोनों के फौजदारी मामलों का जो भी दिक्कत होगा वो शरीयत के अनुसार देखेंगे। शरीयत से क्या तात्पर्य है?
कुरान, हदीस, इजमा, कयास, इस पर आधारित इस्लामिक लॉ क्या होता है? शरीयत होता है। अब गैर मुस्लिम का जो सिविल मामला है, गैर मुस्लिम के सिविल मामले, वो किससे देखेंगे? इसके लिए 2 बुक है। कौन सा? दाई भाग और मिताक्षरा। क्या है? दाई भाग और मिताक्षरा। 2 बुक कौन सा है? एक है दाई भाग और दूसरा क्या है? मिताक्षरा। दाई भाग किसकी रचना है? यह जीमूत वाहन की रचना है। दाई भाग किसकी रचना है? जीमूत वाहन की रचना है। और मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना। मिताक्षरा किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की रचना। ये दोनों ग्रंथ जो है ये संस्कृत रचना है। और दोनों ग्रंथ क्या है? दोनों ग्रंथ क्या है? लॉ बुक है। क्या है? लॉ बुक है। अब ये दोनों हिंदू धर्म के लिए प्रतिष्ठित बुक, ठीक है, दोनों हिंदू धर्म के लिए प्रतिष्ठित। यानी आपसे पूछा गया मुस्लिम जनता गैर मुस्लिम जनता के फौजदारी मामलों को कैसे निपटाएंगे? शरीयत के अनुसार। और गैर मुस्लिम जनता के, है ना, सिविल मामलों को कैसे निपटाएंगे? ये दोनों बुक से। कौन सा? दाई भाग और मिताक्षरा के द्वारा। दाई भाग किसकी रचना है? जीमूत वाहन की। और मिताक्षरा किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की। दोनों रचना संस्कृत रचना है और दोनों रचना लॉ बुक है, ठीक है। अब क्या क्या इसकी व्याख्या के लिए, है ना, हिंदू धर्म ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित की नियुक्ति की जाती है और मुस्लिम धर्म ग्रंथों की व्याख्या के लिए मुफ्ती की नियुक्ति की जाती है ना। जैसे काजी उल कज़ात अपना निर्णय दिया तो उसके निर्णय को भी कोई व्याख्या करेगा तो वकील उसका व्याख्या करता है। यानी हिंदू धर्म का वकील कौन है? पुरोहित। और मुस्लिम धर्म का वकील कौन है? मुफ्ती, है ना। और अब काजी उल कज़ात अपना निर्णय देता है, उसको जो तामील करता है उसको क्या कहते हैं? मीर अदल कहते हैं। क्या कहते हैं? मीर अदल कहते हैं। ये है काजी उल कज़ात। इसमें है एक है सदर उस सुदूर, ये धार्मिक अनुदान मंत्रालय का प्रधान होता है। कौन? धार्मिक अनुदान मंत्रालय प्रधान कौन है? सदर उस सुदूर। इसमें कौन सा मामला आता है? इसमें धर्म से संबंधित मामला आता है, व्यक्तिगत मामला आता है और सिविल मामला। यानी आप देखिएगा काजी उल कज़ात मुस्लिम जनता का सिविल मामला को नहीं छेड़छाड़ करता है। वो कौन देखता है? सदर उस सुदूर देखता है। किसको क्या अनुदान देना है? इस कार्य किसका है? सदर उस सुदूर का है ना। मदरसा को कितना अनुदान देना है, कितना नहीं देना है, मस्जिद को कितना अनुदान देना है, ये सब किसका कार्य है? सदर उस सुदूर का है ना। तो अनुदान को एक टर्म दिया गया है, मदद ए मास। अनुदान को क्या टर्म दिया गया है? मदद ए मास। और एक इसमें है, आप देखेंगे दीवान ए बंदगान, यानी ये क्या होता है? दास मंत्रालय। दीवान ए बंदगान क्या है? दास मंत्रालय। इसके प्रधान को क्या कहते हैं? अमीर ए बंदगान। क्या कहते हैं? अमीर ए बंदगान कहते हैं। देखिए दास मंत्रालय जो था सल्तनत काल में शुरुआती से नहीं रहा, यानी शुरुआती दौर से सल्तनत काल में दास मंत्रालय नहीं रहा है, ठीक है। अब दास मंत्रालय जो है शुरुआती दौर से नहीं रहा, यानी कहने का मतलब है मामलुक काल, खिलजी काल में आपको दास मंत्रालय देखने को नहीं मिलेगा, है ना। दास मंत्रालय कब से अस्तित्व में आया? ये तुगलक काल से अस्तित्व में आया। और किसके समय से? फिरोज शाह तुगलक के समय से दास मंत्रालय अस्तित्व में आया। यानी दास मंत्रालय को क्या कहते हैं? दीवाने बंदगान। और इसके प्रधान को क्या कहते हैं? अमीर बंदगान कहते हैं। अमीर बंदगान कहते हैं। देखिए इसमें जो हम एक चीज और बताना चाह रहे थे जो स्लिप कर गए, ये राजराज जब प्रथम था, राजराज प्रथम का उद्देश्य श्रीलंका पे आक्रमण करने का क्या था? राजराज प्रथम का उद्देश्य श्रीलंका पे आक्रमण करने का क्या था? कि हम श्रीलंका को जीतकर यहाँ से व्यापार वाणिज्य का विकास करेंगे, है ना। हम इससे व्यापार वाणिज्य का विकास करेंगे। कहाँ करेंगे? दक्षिण पूर्व एशिया में हम इसका व्यापार वाणिज्य का विकास करेंगे। और यहाँ से हम व्यापार वाणिज्य का विकास क्या करेंगे? अफ्रीका के रास्ते करेंगे। और यहीं से व्यापार वाणिज्य का विकास हम कहाँ करेंगे? सेंट्रल एशिया में करेंगे, है ना। ये राजराज प्रथम का उद्देश्य है जिसका अनुकरण राजेंद्र चोल या अन्य चोल शासकों के द्वारा किया गया। अब हम यहाँ आ रहे हैं कि दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान क्या था? दीवाने बंदगान दास मंत्रालय था। इसके प्रधान को क्या कहते हैं? अमीर बंदगान कहते हैं।
यह शुरुआती दौर में यह अस्तित्व में नहीं आया। यह कब अस्तित्व में आया? यह तुगलक काल में अस्तित्व में आया, फिरोज शाह तुगलक के समय से अस्तित्व में आया। इसकी भी नियुक्ति क्या? शासक के द्वारा। पद वेतनी, वेतन नगद भी, एकता के द्वारा भी। पदधारी का ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन सब संभव है ना। अब जो भी नियुक्ति होगी वो शासक के द्वारा, शासक से ऊपर यानी सुल्तान से ऊपर कोई नहीं है। तो कह रहा कि फिरोज शाह तुगलक के समय में उसके पर्सनल निजी दास की संख्या 40,000 थी। फिरोज शाह तुगलक के निजी दास की संख्या 40,000 थी और पूरा फिरोज परिवार के दासों की संख्या टोटल 1,80,000 थी। 1,80,000 थी। इसका कार्य था, मतलब इस मंत्रालय का क्या कार्य था? दास विभाग का प्रबंधन करना, नहीं दासों का प्रबंधन करना, उसकी शिक्षा का व्यवस्था करना, दास की खरीदारी करना और उसका आयात निर्यात करना। आयात हम ज़्यादा करेंगे लेकिन निर्यात अंशतः करेंगे, यानी एकदम कम करेंगे, यानी निर्यात पे समझिए तो पाबंदी थी, है ना। और दासों को क्या करना? 1,80,000 दास थे तो उसको कहीं काम में लगाना था, उसको कहीं कहीं वर्क में डिप्यूट कर दिया जाता था। यह था फिरोज शाह तुगलक के समय में दासों की स्थिति। अफीफ कहता है, शम्स सिराज अफीफ कहता है कि यह सल्तनत काल के प्रशासन में जो 4 स्तंभ थे, 4 स्तंभ में एक स्थान जो है ना, अब ये दीवाने बंदगान ले लिया था। यानी पत्राचार विभाग जो था उसके स्थान पर, उसका स्थान कौन लेने लग गया था? दीवाने बंदगान लेने लगे। यानी इसका महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इसको 4 स्तंभों में एक स्तंभ माना जाने लगा था। एक और क्या है इसमें? वकील दर, ये घरेलू मंत्रालय का प्रधान होता है। वकील दर क्या होता है? घरेलू मंत्रालय का प्रधान होता है। अब देखिए सारा दारोमदार तो घरेलू मंत्रालय का ही होता है। राजा को क्या करना है, शासक को क्या करना है, कहाँ जाना है, किस समय कहाँ उपस्थित होना है ना, कहाँ नहीं जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सबकी जिम्मेवारी किसकी होती है? घरेलू मंत्रालय होता है। घरेलू मंत्रालय के प्रधान को क्या कहते हैं? वकील दर कहते हैं। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाएगी तो सुल्तान की जान भी जा सकती है। इसीलिए घरेलू मंत्रालय के प्रधान उसी को बनाया जाता है जो सुल्तान का काफ़ी विश्वसनीय होता है ना। उसी को क्या किया जाता है? घरेलू मंत्रालय का प्रधान बनाया जाता है। यानी घरेलू मंत्रालय का प्रधान को क्या कहता है? वकील दर। इसी के अंतर्गत क्या होता है? अमीर आखुर का पद है, दरोगा है, डाक चौकी है ना, और बहुत सारी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे सैयद वंश से संबंधित कथनों को पढ़ें और असत्य कथन का चयन करें। किससे? सैयद वंश से संबंधित कथनों को पढ़ें और असत्य कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन देखिएगा। अच्छा, सैयद का कालखंड क्या है? सैयद वंश का 1414 से 1451 तक है, ठीक है। और संस्थापक कौन थे? खिज्र खान। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम पर खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए। सही बात है। मोहम्मद शाह ने शाह की उपाधि की, शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया और अपने नाम से सिक्के भी चलवाए। सही कथन है। दूसरा कथन है, मुबारक शाह ने तारीख है मुबारक शाही के लेखक याह्या बिन अहमद सरंदी को संरक्षण प्रदान किया। एकदम सही बात है कि तारीख है मुबारक शाही के लेखक कौन है? याह्या बिन अहमद सरंदी को संरक्षण दिया था। तीसरा पॉइंट कर रहा है, मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी का सम्मान किया और उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा और कौन सा उपाधि दिया? खाना की उपाधि दिया। ये भी सही है। यानी बहलोल लोदी को कौन सा उपाधि दिया? खाना की उपाधि दिया। अलाउद्दीन अहमद शाह इस वंश का अंतिम शासक था। अलाउद्दीन अहमद शाह इस वंश का अंतिम शासक था, यह भी सही है। इसी की हत्या कल बहलोल लोदी ने किस वंश की स्थापना की? लोदी वंश की स्थापना की। इसका कालखंड क्या है? 1451 से 1526 तक, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है? असत्य कथन का चयन करना चाहिए तुम्हें। इसमें तो सारा कथन सत्य है, असत्य कोई भी कथन नहीं है, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था, ये हल्की संख्या के आधार पर निर्धारित किया था। देखिए इसमें दिया हुआ कनकुत, जप्ती, मसात सब भूमि सर्वेक्षण की इकाई है। कनकुत क्या है? ये स्पेसिफिक सर्वेक्षण है ना। इसमें क्या होता है कि भूमि को देखा जाता है, मुआयना किया जाता है, उसके बाद अपना एक निर्धारित कर दिया जाता है कि
सुल्तान का कितना होगा और जमींदार का कितना होता है, यानी किसान का कितना होगा। यानी मान लीजिए 10 कट्टा, यानी 10 बोरा गेहूं हुआ, 10 बोरा गेहूं में 6 बोरा किसान का, 4 बोरा किसका, अंग्रेज पदाधिकारी, अंग्रेज का हो जाएगा, यानी सुल्तान का होगा, अंग्रेज का हो जाएगा। अब इसी तरह होता है कि एक मसाहत है। मसाहत जो है ये आधुनिक तरीके से है ना, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित भू सर्वेक्षण प्रणाली है ना, मापन सर्वेक्षण आधारित ये प्रणाली है। इसमें क्या होता है कि लैंड सर्वे किया जाता है, आप जमीन पे गए, जमीन का मुआयना किए, उसका नाप जोख किए, उसका उपज के बारे में जाने की उपज कितना हो रहा है ना, पहले उपज क्या था, और इन सब आधार को देखते हुए तब जो निर्धारण किया गया था, लगान निर्धारण, वो होता था मसाहत। और ये जब्ती क्या है, मसाहत का 5G टेक्नोलॉजी। जब्ती क्या है, मसाहत का 5G मतलब अगला वर्जन है ना। इसमें और भी वैज्ञानिक तरीके से भूमि मापन सर्वेक्षण की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और मसाहत कौन दिया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में आया था मसाहत। और जब्ती तो आप लोग जानते ही हैं। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने औरंगजेब के शासनकाल में भारत की यात्रा की, है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ना, कि किसने औरंगजेब के समय में भारत की यात्रा की। जैसे ऑप्शन है ट्रेवर्नियर, बर्नियर, मनुची, मैनरी। क्या आंसर है, 1 2 3, यानी ट्रेवर्नियर, बर्नियर और मनुची, ये किसके समय में आए थे, औरंगजेब के समय में। प्लस ध्यान रखें यह शाहजहां के काल में भी आए थे। यानी आपसे पूछा जाएगा कि ट्रेवर्नियर, वर्नियर और मनुची किसके समय में आए, शाहजहां प्लस औरंगजेब के शासनकाल में। शाहजहां प्लस औरंगजेब के शासनकाल में कौन आए, ट्रेवर्नियर, वर्नियर और मनुची। और मैनरिक किसके काल में आए, शाहजहां के काल में आए। मैनरिक किसके काल में आए, शाहजहां के काल में। एक शाहजहां के काल में एक और प्रसिद्ध यात्री है, कौन, पीटर मुंडी, वो भी किसके समय में आए, शाहजहां के काल में। अभी हम जितना नाम लिए हैं सभी एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछता है, ठीक है। यानी शाहजहां के काल में आप देखिएगा स्पेसिफिक कौन कौन आया, पीटर मुंडी और मैनरिक, पीटर मुंडी और मैनरिक। और ट्रेवर्नियर, वर्नियर और मनुची शाहजहां और औरंगजेब दोनों के काल में आया। अच्छा जहांगीर के समय में कौन सा आया, जहांगीर के समय में हॉकिंस आया, टॉमस रो आया, है ना, विलियम फिंच आया, पेलसार्ट आया, ये सब जहांगीर के समय में आया। विलियम फिंच, ठीक है। अगर रॉल्फ फिंच पूछेगा तो किसके समय में आया था, अकबर के समय में आया, ध्यान देना। रॉल्फ फिंच अकबर के समय में आया। मिल्टन हॉल किसके समय में आया, मिल्टन हॉल ये भी अकबर के समय में आया, ठीक है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन है कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने औरंगजेब के शासनकाल में भारत की यात्रा की, ट्रेवर्नियर, बर्नियर और मनुची। और मैनरिक किसके समय में आया, शाहजहां के समय में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, करेक्ट है। खानवा का युद्ध 1527 में, यह भी सही है। घाघरा का युद्ध 1529 में, यह भी सही है। चंदेरी का युद्ध 1530, यह गलत है। कब हुआ था, 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। कब हुआ था, 1528 में। किसके बीच, मेदिनी राय और बाबर के बीच, मेदिनी राय और बाबर के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में किसके बीच हुआ था, राणा संगा और बाबर के बीच। खानवा, राणा संगा और बाबर के बीच। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, किसके किसके बीच, अफगान और बाबर के बीच हुआ था। और चंदेरी का युद्ध तो बता दिए थे, है ना, 28 में हुआ था, किसके बीच, मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। अब नेक्स्ट में देखिए पुस्तक और रचनाकार, है ना। जैसे मुंतकब उल तवारी किसकी रचना है, बदायूनी की रचना है। मुंतकब उल तवारी किसकी रचना है, बदायूनी की। तबकात अकबरी किसकी रचना है, निजामुद्दीन अहमद की रचना। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद की रचना है। शाहजहांनामा मोहम्मद सादिक खां की रचना है। शाहजहांनामा मोहम्मद सादिक खां की रचना है। ध्यान रखिए शाहजहांनामा नाम से एक और पुस्तक की रचना की गई, उसके लेखक इनायत खां, उसके लेखक इनायत खां। यानी आपसे शाहजहांनामा पूछ रहा है तो आप दो नाम याद रखेंगे, एक नाम कौन सा, मोहम्मद सादिक खान, और दूसरा नाम इनायत खां। वहीं लिख दीजिए इनायत खां भी साइड में, दोनों होगा, है ना। इनायत खां और सादिक खां दोनों। शाहजहांनामा कौन लिखा, इनायत खां भी लिखा और
सादिक खां भी लिखे हैं। और नुहे सिफर किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना। नुहे सिफर किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो ने बहुत सारे ग्रंथ की रचना की है ना। पहला इसका एक ग्रंथ है किरान उस सादेन। क्या? किरान उस सादेन। ये केकुबाद और उसके कालखंड पर है। केकुबाद और उसके समय की रचना है। कौन सा? किरान उस सादेन। उसके बाद इनकी रचना है मिफ्ता उल फुतूह। कौन? मिफ्ता उल फुतूह। ये जलालुद्दीन खिलजी बरबुक। उसके बाद इसकी रचना है खजाइन उल फुतूह। ये अलाउद्दीन खिलजी बरबुक है। इसी को कहते हैं तारीख ए अलाई। यानी तारीख ए अलाई किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। किस पर रचना है? अलाउद्दीन खिलजी पर रचना है। अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों की चर्चा इसमें की गई है। ठीक है। फिर इसकी रचना आ गया नुहे सिफर। ये किस पर है? ये इस्लाम धर्म पर है, पैगंबर साहब पर है, इंडिया पर है। यानी भारत के बारे में विस्तृत चर्चा इसमें की गई है। इसके बाद है तुगलकनामा। ये किसकी रचना? अमीर खुसरो की तुगलकनामा है। और इसकी और भी रचना है लैला मजनू, है ना, हस्तविहिर, है ना, ये सब इसकी रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसे बंदा नवाज की उपाधि प्रदान की गई है? किसे बंदा नवाज की उपाधि प्रदान की है? ये गेसू दराज को, सैयद मोहम्मद गेसू दराज को, है ना। बंदा नवाज यानी किसे बंदा नवाज की उपाधि प्रदान की गई है? सैयद मोहम्मद गेसू दराज को। अच्छा बताइए, निजामुद्दीन औलिया को कौन सा उपाधि दिया गया? महबूब ए इलाही। शेख नासिरुद्दीन महमूद को कौन सा उपाधि दिया गया? चिराग ए दिल्ली। यानी शेख नासिरुद्दीन महमूद को क्या कहा गया? चिराग ए दिल्ली। अब एक बचता है शेख अहमद सरेंदी, मुजहिद आलिफ सानी। क्या कहते हैं? मुजहिद आलिफ सानी। यानी ऊपर का जो दो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया की उपाधि क्या है? बताइए। महबूब ए इलाही। और शेख नासिरुद्दीन महमूद की उपाधि क्या है? चिराग ए दिल्ली। और एक अब नया देख लीजिए क्या है, किसे बंदा नवाज कहा जाता है? गेसू दराज को। किसे बंदा नवाज कहा जाता है? गेसू दराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित कथनों को बता। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? बताइए आप लोग। 1336 में हुआ था, हरिहर और बुक्का के द्वारा। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित कथनों को पढ़े। पहला क्या कह रहा है? राज परिषद के बाद केंद्र में मंत्री परिषद होती थी, जिसका प्रमुख अधिकारी रायसम या कर्णिकम होता था। दूसरा पॉइंट कह रहा है, मंत्री परिषद की सभाएं वेंकट विलास मंडप नामक सभागार में आयोजित की जाती थी। तीसरा पॉइंट कह रहा है, मंत्री परिषद में संभवतः 20 सदस्य होते थे। चौथा कह रहा है, मंत्री परिषद के अध्यक्ष को सभा नायक कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन? असत्य कथन का चयन करना है। तो केवल एक में क्या है? एक में कह रहा है, राज्य परिषद के बाद केंद्र में मंत्री परिषद होती थी, जिसके प्रमुख अधिकारी रायसम या कर्णिकम होता था। गलत। इसके प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे? प्रधानी या महाप्रधानी कहते थे। क्या कहते थे? प्रधानी या महाप्रधानी कहते थे। अच्छा, रायसम और कर्णिकम क्या था? है ना, ये लिपिबद्ध करने वाला स्टाफ था रायसम। और कर्णिकम क्या था? अकाउंटेंट था। कर्णिकम क्या था? अकाउंटेंट था। यानी छोटे दर्जे का ये सब स्टाफ था, है ना। और इसमें जो ये कहा गया कि राज्य परिषद के बाद केंद्र में मंत्री परिषद होती, जिसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था? प्रधानी होता था, जिसको महाप्रधानी भी कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें केवल एक ही गलत और सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के समय में बंगाल, अवध, हैदराबाद, भरतपुर तथा मथुरा ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर ली? स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। ये मोहम्मद शाह के समय में। मोहम्मद शाह के समय में बंगाल, अवध, हैदराबाद, भरतपुर तथा मथुरा ने अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली थी। तो बंगाल स्वतंत्र हो गया किसके नेतृत्व में? मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में। मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में। हैदराबाद स्वतंत्र हुआ था किसके नेतृत्व में? निजामुल मुल्क उर्फ चीन किलिच खां के नेतृत्व में। हैदराबाद निजामुल मुल्क उर्फ चीन किलिच खां के नेतृत्व में। और उसके बाद भरतपुर तथा मथुरा स्वतंत्र हुआ था बदन सिंह के नेतृत्व में। भरतपुर और मथुरा बदन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। अवध हुआ था शहादत खां के नेतृत्व में। अवध शहादत खां के नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मराठा शासक ने कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी? ये बाजीराव प्रथम।
बाजीराव प्रथम। एग्जाम में देखेंगे कि अदर मतलब बिहार से बाहर आप एग्जाम देने जाएंगे उसमें कालखंड बहुत पूछता है, तो हम कालखंड बताए भी थे। शिवाजी के बाद सरा शीशा बाबा बा मामा बा, है ना, सरा शीशा बाबा बा मामा बा। ये अपना अपना सभी को याद करने का तरीका है। हम याद किए थे क्या, सरा सी सा बा, सरा शीशा बा बाबा बा मामा बा। आप लोग पिछले बार बताए भी थे और आप लोग जाके इसको सेट कर लीजिएगा, क्या है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये कालखंड ध्यान रखिएगा, बाहर के एग्जामों में बार बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्न में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? मसूलीपट्टनम, पुलिकैट, सूरत, चिंसुरा, ये सभी जगह डच के व्यापारिक कोठी स्थापित है ना। डच का जो पहला व्यापारिक कोठी स्थापना हुआ था वो भारत में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। भारत में कहाँ हुआ था, तो आप सही बता रहे हैं, मसूलीपट्टनम में। कब हुआ था, 1605 में। यानी डच का पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी, मसूलीपट्टनम में। कब हुई थी, 1605 में हुई थी। और पुलिकट में 1610 में, और सूरत में 1616 में हुआ है, और चिंसुरा में 1653 में। यानी मसूलीपट्टनम में 1605 में, पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में, और चिंसुरा में 1653 में। अच्छा, बंगाल में डच का पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापना हुआ था, पिपली में हुआ था। कहाँ, पिपली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। बंगाल में डच की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी, पिपली में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में कब स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई? 7 अगस्त 1905 का। जब 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ था, नहीं, विभाजन आपको हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। विभाजन कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। विभाजन की घोषणा शुरू में कब की गई थी, 20 जुलाई को घोषणा की गई थी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ 7 अगस्त को प्रारंभ हुआ। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को कब केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई? कब, 1908 में। देखिए, सजा एक बार नहीं मिला, एक बार 1897 में भी इसको सजा मिला, उसमें 18 महीने का सजा मिला। वहाँ के जमींदार थे, राजा थे, उसके खिलाफ केसरी में लिख दिए थे, जिसके कारण इनको सजा मिल गया था। अच्छा बताइए कि इसके 2 पत्र है इनका, कौन कौन सा? एक तो अभी नाम बोल दें हम, केसरी, और दूसरा मराठा। यानी पहला मराठा और दूसरा केसरी। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1881 में, है ना। मराठा अगड़कर के सहयोग से मराठा पेपर का संपादन किया था, हाँ, और केलकर के सहयोग से केसरी पेपर का संपादन किया था, है ना। तिलक साहब जो थे केलकर के सहयोग से केसरी का संपादन किए थे। आज 2 को पर्व मनाए थे, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव, है ना। एक 93 में, एक 95 में। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करा है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि किसे पत्रकारिता के कारण पहली बार सजा हुई? यही बाल गंगाधर तिलक को। कब, 1882 में। कब, 1882 में हुआ। दूसरा बार 1897 में हुआ, तीसरा बार 1908 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महादेव गोविंद रानाडे से संबंधित कथन को पढ़ें, है ना। 1869 में रानाडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने। दूसरा है, रानाडे ने शिक्षा के प्रसार के लिए 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। रानाडे ने 1891 में महाराष्ट्र में विडो रीमैरेज एसोसिएशन की स्थापना की। रानाडे ने 1896 में पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की। तो क्या करा, उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन का चयन करना। तो 4 नंबर गलत। क्या है, रानाडे ने 1896 में पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की, गलत। कौन किया, डीके कड़वे ने किए हैं। कौन किए हैं, डीके कड़वे ने किए हैं। और डीके कड़वे के द्वारा 1906 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है, ध्यान रखिएगा। कब, 1906 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। फिर 1916 में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1916 पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, किसके द्वारा, डीके कड़वे के द्वारा। ठीक है, अब इसमें सारा ऑप्शन देख लेते हैं।
1869 में राणा डे प्रार्थना समाज के सदस्य बने, सही है। अच्छा, प्रार्थना समाज का गठन कब हुआ था? 1867 में। 1867 में प्रार्थना समाज का गठन हुआ था। गठन कौन किए थे? आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। तो 1869 में राणा डे प्रार्थना समाज के सदस्य बनते हैं, सही बात है। राणा डे ने शिक्षा के प्रसार के लिए 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। कब? 1884 में। कभी कभी आंसर में तिलक भी देता है, आप लोग को ध्यान रखें, राणा डे आएगा तो मारना है। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। राणा डे ने 1891 में महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की, सही है। विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1891 में, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा से संबंधित निम्न आयोगों में या समितियों में से किनके द्वारा यह अनुशंसा की गई कि लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए? ये चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा किया गया है ना। क्या चीज? लोक शिक्षा विभाग की स्थापना। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। नहीं, किसके द्वारा किया गया है? विल्किंस के द्वारा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। किसके द्वारा? विल्किंस के द्वारा किया गया। 1789 ईस्वी में विल्किंस ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया, गलत है, ये विलियम जोन्स ने किया। यानी भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1784 में कौन किया? विल्किंस। 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया? विलियम जोन्स ने किया। 1792 ईस्वी में विलियम जोन्स ने गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद किया, सही है। कब? गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद 1792 में। और फिर 1792 में ही मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से किया गया, ये भी सही है ना। 1792 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से किया, ये भी सही है। लेकिन ध्यान रखें, है ना, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद इससे पहले हो चुका है। उसका क्या नाम है? ए कोड ऑफ जंटू लॉज। क्या नाम है? ए कोड ऑफ जंटू लॉज के नाम से पहले हो चुका है। लेकिन यहाँ यह देने का मतलब है कि एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हो रहा है? 1784 में। और एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत इन सब का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, है ना। और एशियाटिक सोसाइटी के अंतर्गत ही 1792 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया, किस नाम से? इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कभी कि मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले किस नाम से किया गया? एक कोड ऑफ जंटू लॉ, जंटू लॉज के नाम से, एक कोड ऑफ जंटू लॉज के नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संस्था और संस्थापक। नायर सर्विस सोसाइटी, है ना, नायर सर्विस सोसाइटी, ये मन्नाड पद्मनाथ पिल्लई का है। किसका है? मन्नाड पद्मनाथ पिल्लई का है। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, ये शिंदे साहब का है, यानी DR शिंदे का, 1904 में। DR शिंदे का है 1904 में। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, ये भीमराव अंबेडकर है ना। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1930 में। और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये महात्मा गांधी के। आप ध्यान दीजिएगा, एक इसमें से आपको बनाना आसान था, नायर सर्विस सोसाइटी नाम से क्लियर स्पष्ट था कि मन्नाड पद्मनाथ पिल्लई, है ना। अब देखिए, अगर आपसे कभी, देखिए नाम में कंफ्यूजन इसीलिए हम दिए हैं, और इससे एक उठा के आपको एग्जाम में पूछता है ना। ऑप्शन से एक उठा के आपको एग्जाम में पूछता है, और हम सारा एक साथ कलेक्शन आपको दे दिए हैं कि आप अगर इसको याद करते हैं तो एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, अगर मिशन सोसाइटी रहे तो आपको शिंदे मारना है, मिशन सोसाइटी रहेगा तो आपको क्या मारना है? शिंदे। अगर आपको इसमें फेडरेशन अंत में लिखा रहे तो क्या मारना है? अंबेडकर साहब। फेडरेशन लिखा रहेगा तो क्या मारना है? अंबेडकर साहब। और इसमें अगर एसोसिएशन लास्ट में लिखा रहे तो क्या मारना है आपको? महात्मा गांधी। यानी कह रहा है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, यानी सोसाइटी अंतिम में हो गया तो शिंदे का होगा। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, फेडरेशन अंतिम में हो गया तो अंबेडकर साहब को ध्यान में रखिएगा। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये अंतिम में एसोसिएशन है, एसोसिएशन है तो महात्मा गांधी को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था